शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योगों का वर्णन मिलता है। इन योगों में कुछ शुभ योग होते हैं तो कुछ अशुभ योग दोनों प्रकार के मिलते हैं। कुछ ऐसे भी अशुभ योग होते हैं कि अगर आप इन अशुभ योगों में कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो यकीन मानिए वो शुभ कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है और बहुत झंझट हो जाते हैं उस काम को करने में। और यदि कभी कोई व्यक्ति गलती से इन अशुभ योगों में कोई शुभ काम कर भी देता है तो उसकी सफलता के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो इस योग में ना तो कोई काम सिद्ध होता है, ना ही इस काम को अगर आप बार बार प्रयास करके भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे तब भी ये काम समाप्त नहीं हो पाएगा। तो शुभ और अशुभ योगों में जो आज के वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ज्वालामुखी योग के बारे में, क्योंकि इस योग में अगर आप कोई काम करते हैं तो हर बार उस काम में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले ये अवश्य आपको देख लेना चाहिए कि आज कोई अशुभ योग तो नहीं बन रहा है, और अगर ये योग बन रहा है तो आपको इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। इन उपायों के द्वारा भी अगर आप चाहें तो अपने उस दिन में जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब ये अशुभ योग बनते हैं तो ये कदापि नहीं होता है कि आप अशुभ योग बन रहे हैं तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं कि इन अशुभ योगों में भी आप कर सकते हैं और उसमें आपको 100% सफलता मिलती ही मिलती है। तीसरा कि अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये योग कैसे बनता है, कब ये निर्माण हो रहा है और ये योग कितने बार बन रहा है, और इस योग में कौन से योग में जो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कौन से योग में आप क्या काम नहीं कर सकते हैं और कौन से योग में क्या काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आती हूँ, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है ज्वालामुखी योग, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी योग होता क्या है। ज्वालामुखी को सबके बारे में सबको पता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हाँ भूकंप आना, फटना, या इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं, तो जब पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारा लावा हो जाता है और जब वो नहीं संभाल पाती है तो प्रेशर बनता है गैस का और फिर वो ज्वालामुखी फट जाता है। तो इसी प्रकार से ये एक क्रूर प्रक्रिया होती है, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खतरनाक योग होता है। ज्वालामुखी योग अगर चल रहा होता है तो उस समय आपको जो है शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन इस योग में विशेषताएं भी कम नहीं हैं। इस योग में अगर आप चाहें तो शुभ काम बेशक ना करें, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हो सकता है दूसरों के नज़रों में शुभ नहीं हो लेकिन आपकी नज़रों में वो शुभ हो। जैसे अगर आप किसी के कोई आपका शत्रु है तो उसके ऊपर अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो ये ज्वालामुखी योग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ तोड़ फोड़ का काम शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ का विध्वंस करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो ये योग बहुत शुभ होता है। अगर आप मान लीजिए कोई दुष्प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है और वो हमेशा आपको परेशान कर रहा है तो इस योग में आप उसको जो है प्रताड़ित करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए जो भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये योग इन कामों के लिए अति शुभ माना जाता है। ज्वालामुखी योग का मुख्यतः अगर आप निर्माण देखते हैं तो इसमें 5 तिथियां, 5 नक्षत्र, इन पांचों चीज़ों का सहयोग होता है तब जाकर के यह योग बनता है। यानी तिथि और नक्षत्रों का सहयोग बनने के बाद ही ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। और ये जो तिथियां होती हैं ये पर्टिकुलर उस तिथि पर वो पर्टिकुलर नक्षत्र अगर पड़ता है तभी जाकर के इस योग का निर्माण होता है।
जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी तिथि को कैसे बनता है। मान लीजिए प्रतिप्रदा की तिथि है, और प्रतिप्रदा का मतलब जो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, तो प्रतिप्रदा के दिन अगर मूल नक्षत्र पड़ता हो और साथ में पंचमी तिथि के दिन भरणी नक्षत्र पड़ता हो, अष्टमी तिथि के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ता हो, नवमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता हो और 10वीं तिथि के दिन आश्लेषा नक्षत्र पड़ता है, तभी जाकर के इस ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। तो मूल नक्षत्र पंचमी तिथि, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है 2021 और 2022 में कौन कौन से दिन ज्वालामुखी योग पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल मैंने यहाँ पे टाइमिंग लिख दिया है। आगे चल के मैं आपको जो है तिथियाँ बता दूंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका एक एसेस लेकर के चल सकते हैं। ज्वालामुखी योग के का जब भी समय होता है उस समय जो है आपको अशुभ फल तो मिलते ही मिलते हैं। खासकर एक बहुत ही पुरानी जो है एक कहावत है जो बताई गई है कि ज्वालामुखी योग के दिन, मतलब इस कहावत को इसमें जोड़ा गया है कि अगर इस दिन आप ये काम करते हैं तो जो कहावत आपको बताई जा रही है ये सटीक साबित होती है। इसमें कहा गया है कि प्रतिप्रदा में तज मूल को पंचमी भरणी भार, अष्टमी कृतिका रोहिणी, नवमी तिथि विचार, 10वीं श्लेषा की तेजी कहता हूँ मैं सोच, बुरे तिथि नक्षत्र ये ज्वालामुखी हैं 5। तो यानी जो जो तिथियों के नाम और जो जो नक्षत्रों के नाम मैंने बताए हैं, इन नक्षत्रों और तिथियों को बना करके एक सूत्र बना दिया गया है संस्कृत में। अगर आप ये सूत्र भी याद रखेंगे तब भी आप जा कर के ज्वालामुखी योग के बारे में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक जो कहावत है जो गांव में भी बहुत प्रचलित होती है, इवन ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रचलित है, उसमें कहा गया है, जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गाँव, नारी पहने चूड़ियाँ, पुरुष विहीन हो जाए, बोए तो काटे नहीं, कुएं उपजे नीर। तो ये जो कहावत है आपको जो है काफ़ी सारे विद्वानों ने इनका मानना है कि यह कहावत जो है कई जगह पर अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानी गई है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। लेकिन ऐसा है भी नहीं कि इस योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इस योग का भी अशुभ प्रभाव पड़ता है और इस योग के जो भी अशुभ फल होते हैं वो अवश्य जातक को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन कई प्राचीन ग्रंथ अगर आप ज्योतिष के देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, या बहुत सारे से प्राचीन जो ज्योतिष वक्ता थे उनका भी यही कहना है कि हाँ, ज्वालामुखी योग के दिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे का भी जन्म हो जाता है तो उस बच्चे की ज़िंदगी पर भी बहुत संकट हमेशा आते रहते हैं। उसकी ज़िंदगी हमेशा जो है संकटों भरी होती है। और ख़ासकर इस योग में मान लीजिए किसी कन्या का जन्म हो या किसी पुरुष का जन्म हो और इस योग में उनका अगर विवाह करने के लिए बारे में भी अगर आप सोचते हैं तो यह योग के समय विवाह करना भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रात्रि के समय ये योग पड़ता है और मोस्टली आजकल का जो समय ऐसा है कि जो रात्रि के समय ही लोग जो है विवाह वगैरह करते हैं। तो जिस दिन विवाह की तिथि रखी गई है उस दिन आपको ये जरूर देखना है कि कहीं ज्वालामुखी योग तो नहीं पड़ रहा है। विवाह के पश्चात हर कोई अपने घर में एक संतति की कामना अवश्य करते हैं। तो मान लीजिए आप संतान प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको मिलन के वक्त भी आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि उस समय भी ये कोई ज्वालामुखी योग नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अगर उस समय में अगर आपने मिलन किया और सचमुच में कंसीव हो जाता है तो आपकी जो संतति होती है वो आपके लिए दुखों के अलावा कुछ नहीं देने वाली होती है। तो विवाह करते वक्त भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। और ख़ासकर जो लोग खेती बाड़ी इत्यादि करते हैं उस समय भी जो है आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको जो कहावत पढ़ के सुनाई तो उसका कहावत का अर्थ यही बताया जाता है कि जो लोग इस समय में खेती बाड़ी करते हैं तो उनकी अच्छी फसल नहीं होती है। अगर जो लोग कुआं खोदने की कोशिश करते हैं तो कुएं में पानी तो आता है लेकिन कुछ समय पश्चात वो पानी सूख जाता है। और जिस समय अगर कोई विवाह ऐसे योग में करता है तो वह विवाह चलता नहीं है। इवन जो लड़की होती है वो विधवा तक भी हो जाती है या उसका पति हमेशा बीमार पड़ा रहता है और काफ़ी समय तक वो इस प्रकार की परेशानी से जूझता रहता है। तो इस प्रकार की जो है कहावतें इस बारे में प्रचलित हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो ज्वालामुखी योग है उस योग में
अगर प्रतिपदा की तिथि हो और मूल नक्षत्र हो तब ये पहला ज्वालामुखी योग बनेगा। तो उसमें आपको कौन सा कार्य वर्जित करना चाहिए। जो प्रतिपदा की तिथि सबसे पहले जो है मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आपको डेट बता दूँ और उसके बाद जो है फिर आपको जो है मैं चलिए पहले मैं यही बता देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद आप डेट नोट कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर प्रतिपदा की तिथि है और मूल नक्षत्र पड़ रहा है तो मूल नक्षत्र यानी प्रतिपदा तिथि को जो अगर आप देखेंगे तो नंदा तिथि के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिपदा के दिन जो है जो मूल नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र हो जाता है। तो जब ये दोनों आपस में सेम डे मिल जाते हैं तो उस दिन ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। इस दिन अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी के साथ कोई बड़ा आपने कोई मीटिंग रखी हुई है या कोई व्यापारिक सौदा करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य करना की शुरुआत सोच रहे हैं तो आपको इस दिन इस तिथि और इस नक्षत्र के दिन आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस दिन जैसे कई लोग घर का निर्माण करना चाहते हैं या यात्रा करने के लिए भी अगर आप सोचते हैं तो ये भी समय उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि होता क्या है जो मूल नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र होता है। केतु एक क्रूर और अशुभ ग्रह माना गया है और केतु हमेशा जो है आपको शरीर में पीड़ा देता है, आंतरिक पीड़ा देता है, एक्सीडेंट के योग देता है। और केतु के कारण जो है अगर आप देखेंगे जो मूल नक्षत्र है इसको अलक्ष्मी का नक्षत्र कहा गया है, यानी जिन मूल का मतलब होता है, मूल का दूसरा शब्द है अलक्ष्मी। तो आप सोच लीजिए कि जब ये क्रूर योग बन रहा है और केतु का नक्षत्र प्रतिपदा तिथि है तो कौन चाहेगा कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी हमें जो है उससे लाभ ना प्राप्त होकर के हानि ही हानि हो। तो अलक्ष्मी का नक्षत्र होने के कारण इस दिन को अशुभ या इस ज्वालामुखी योग को शुभ नहीं माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए ये जो भी मैंने काम बताए हैं इनको आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद आ जाता है अगला वाला। अगले में शास्त्रों में कहा गया है, जैसे मैंने कहा था कि पंचमी तिथि हो और साथ में भरणी नक्षत्र हो। पंचमी तिथि तो सबको पता है ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कोई भी हो सकती है, लेकिन जो भरणी नक्षत्र होता है ये सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो इस दिन जो पंचमी तिथि को हिंदी में मतलब ज्योतिष में पूर्ण तिथि के नाम से या पूर्णा तिथि के नाम से जाना जाता है। जो पूर्णा तिथि और पंचमी नक्षत्र दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये भरणी नक्षत्र जो होता है ये शुक्र ग्रह का नक्षत्र होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उस दिन जो है ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। इस समय क्योंकि देखिए ये शुक्र का नक्षत्र है, लेकिन इस समय अगर आप लोग कोई विवाह का कार्य करना चाहते हैं, साथ ही साथ या फिर आप कोई सगाई के बारे में सोच रहे हैं या रिश्ता देखने जा रहे हैं, रिश्ता लेकर के जा रहे हैं, तो विवाह के संबंधित कोई भी काम हो, चाहे आप कोई विवाह के लिए कुछ कपड़े गहने कुछ भी बेशक खरीदने जा रहे हो, तो ये सारे कोई भी काम आपको नहीं करने होते हैं। कोशिश कीजिए अगर ये नक्षत्र और ये तिथि आपको दिखाई पता चलती है तो आप इस समय पे ये सारे कार्य ना करें। हाँ, जैसे जैसे मैंने कहा है कि जैसे अगर आप रोका करने के लिए जा रहे हैं, टीका लगाने के लिए जा रहे हैं, तिलक जिसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार के कामों को जो है आप टालना अच्छा है। अगर आप करते हैं तो आगे चल के एक तो ये विवाह के बाद जो विवाह संपन्न होने तक जो है बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हो सकता है विवाह तक भी टूट जाए और कहीं ना कहीं अगर विवाह हो भी जाता है तो आगे चल के वो वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रह पाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी व्यापारिक सौदे के लिए जा रहे हैं या किसी पार्टी वगैरह से मिलने के लिए जा रहे हैं, या यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई मान लीजिए कोई बर्थडे तक भी अगर आप मना रहे हैं और उसमें आप होस्ट हैं यानी आप पार्टी देने वाले हैं और ये समय इस समय अगर आ जाता है, क्योंकि रात्रि के समय बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीज करते हैं, तो अगर इस समय अगर ये वाला काम भी किया जाता है, होस्ट बन के खाना खिलाया जाता है, पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, तब भी यह शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि इसके बाद जो है इस दौरान आप देखेंगे तो उस पार्टी में किसी न किसी कारण कोई ना कोई विघ्न अवश्य पड़ ही जाएगा। उसके बाद आ जाता है अगला तीसरे नंबर का जो योग है, तो तीसरी तिथि है, उसमें कहा गया है कि अगर अष्टमी तिथि हो और साथ में कृतिका नक्षत्र हो। अष्टमी तिथि को जया तिथि के नाम से पुकारा जाता है और जो अष्टमी तिथि में अगर सूर्य का नक्षत्र, क्योंकि ये जो कृतिका नक्षत्र है सूर्य का होता है, सूर्य क्रूर ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, तो इस दिन दोनों के मिलन के या दोनों के योग से जो है ज्वालामुखी का योग का निर्माण होता है। इस दौरान जो है अगर आप
मान लीजिए कुछ लोग जो हैं जो धरना देने के लिए चले जाते हैं, या जो लोग दबंग होते हैं और कहीं पर मारपीट करने के लिए चले जाते हैं, इस प्रकार का कोई कार्य करने की अगर इस समय पे कोशिश करते हैं, चाहे आप कितने भी दबंग क्यों ना हो, या आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी सोच रहे हैं, या किसी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको असफलता ही प्राप्त होगी। और साथ ही साथ इस समय में किसी भी प्रकार का किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना चाहिए, कोई विवाद नहीं करना चाहिए। और इनसे हो सके कहीं पे कोई बात अगर ऐसी बिगड़ती हुई नज़र भी आती है तो आपको पहले ही पीछे हो जाना चाहिए, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो कई बार इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं कि लोग मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। अगर आप लोग कोई नया वाहन, नया गाड़ी वगैरह इत्यादि खरीदना चाहते हैं, या किसी के लिए, जैसे मैंने कहा था कि आप इस योग पे जो है कानूनी कार्रवाई अगर आप किसी पे करना चाहते हैं, या किसी को आप विध्वंस वाला काम जैसे मैंने कहा था आप करना चाहते हैं, आप कर सकती हैं। पर खासकर आपको यही देखना है, अष्टमी तिथि कृतिका नक्षत्र अगर होगा तो ये तिथि में ना तो आप किसी के ऊपर कोई केस कर सकते हैं, ना पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ना ही कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो भी नहीं खरीद सकते हैं। नहीं तो इस समय जो है अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो एक्सीडेंट होगा, किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, या किसी को जैसे मैंने कहा दबंग बन करके आप उनको मारने पीटने भी जाते हैं तो विशेष रूप से आपकी ही हार होने वाली है। तो आपको अष्टमी तिथि कृतिका नक्षत्र का को हमेशा याद रखना है। इस तिथि और नक्षत्र को छोड़ करके बाकी के जो हैं उसमें आप जो है क्रूर कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नवमी तिथि। नवमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब होता है, जो नवमी तिथि को शास्त्रों में रिक्ता तिथि के नाम से जाना जाता है। और इस दिन अगर, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, जो चंद्रमा का नक्षत्र और नवमी तिथि का जब योग बनता है तब जाकर के ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। इस समय आप किसी भी प्रकार की, क्योंकि घरेलू कार्य नहीं कर सकते, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का, चंद्रमा स्त्रियों का, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप कोई घरेलू कार्य, जैसे मान लीजिए कोई शुभ मांगलिक कार्य, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, घर में कोई हवन है, पूजा पाठ करना चाहते हैं, या कोई घर के लिए ही कोई नई वस्तुओं का फर्नीचर वगैरह खरीदने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आप इस समय को अवॉइड कीजिए। और ख़ासकर अगर मान लीजिए जो प्रेम संबंध, जो नए नए कपल है, अगर आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं तब भी आपको जो है ये समय अवॉइड करना चाहिए। या फिर आप किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको ये समय अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो है शुभता खो जाती है। और जिसके कारण जो है अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे आप अपने घर के लिए कोई सामान लेने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप किसी से मित्रता करने वाले हैं, प्रेम संबंध जोड़ने वाले हैं, या किसी को प्रपोज करने वाले हैं, तो ये आगे चल के आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगी। हाँ, इस समय में सबसे बड़ी एक चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप कोई तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं या कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो उस समय जो है आपको ये करना चाहिए। ये तिथि यानी नवमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र शुभ माना गया है, तो आप रात्रि के समय तांत्रिक साधना का शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने कहा कोई आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तब भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, इसमें बाधा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उसके बाद आखिरी आ जाता है, जो मैंने कहा था कि 5 चीज़ों के मिलकर बनता है, 5 तिथियाँ और 5 नक्षत्रों को मिलाकर के बनता है। तो आखिरी है दसवीं तिथि और आश्लेषा नक्षत्र। दसवीं तिथि को तिथियों में ज्योतिष शास्त्र में पूर्णा तिथि के नाम से जाना जाता है, और 10वीं तिथि के दिन जो आश्लेषा नक्षत्र है उसके स्वामी बुध होते हैं। तो बुध का नक्षत्र अगर आ जाता है तो इन दोनों के योग से ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है। उस समय भी अगर आप लोग शादी विवाह से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कोई काम आप ना करें, कितनी भी अधिक आवश्यकता हो तब भी आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को टालना ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। और कहीं पर अगर मान लीजिए किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आपको किसी ने भोजन या खाना खाने के लिए बुलाया है, तब भी आपको यहाँ पे नहीं जाना होता है ऐसे समय में। और ख़ासकर जो लोग जो हैं, मान लीजिए कोई चला भी जाता है तो एक तो वहाँ पर पार्टी में जाने पर या उस जगह पे जाने में आपको अपयश मिलेगा, साथ ही साथ आपको नुकसान भी वहाँ पे मिलेगा। अगर आप उस समय जाते हैं तो यात्रा में जाने की यात्रा करेंगे तभी आप किसी के घर में जाएंगे, तो यात्रा करते वक्त आपको बाधा उत्पन्न हो जाएगी। उनके घर में जाएंगे तो भोजन अगर वहाँ पे खाते हैं तो उस समय कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये अगर समय आता है तो उस समय को अवॉइड कीजिए और फिर जा कर के जो है आप वहाँ पर पे आगे जा सकते हैं।
अब इसके बाद पहले तो मैं आपको तिथियां बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर सचमुच में अगर ऐसे बीच में कोई समय आ जाता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि ये जो है उसका परिहार हो जाए और उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये ज्वालामुखी योग जो है मैं 2020 और 2021 का बता रही हूँ, यानी 2021 फरवरी से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, सॉरी अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो अप्रैल से लेकर के 2022 की अप्रैल तक का जो भी पड़ेगा वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो योग अगर आप देख रहे हैं ये पड़ रहा है आपका 22/4/2021। तो ये जो है योग आपका बन रहा है रात्रि को 12:36 पे ये शुरू होगा और ये पूरी रात चलता रहेगा और अगले दिन जब सुबह अगले दिन जो सुबह होगी तो जाकर के 8:15 पर ये योग समाप्त हो जाएगा। तो 24 तारीख से लेकर के यानी 23 तारीख का जो सुबह होगी तो आपको ये योग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 25 जून 2021। तो 25 जून 2021 को अगर आप देखेंगे तो रात्रि के 12 बजे जो है ये 12:10 पर ये योग शुरू हो रहा है और फिर ये अगले दिन यही योग जो है 6:40 पर सुबह के 7 बजे के आसपास जो है ये योग खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे जैसे मैंने ये रात्रि का योग मैंने बताया तो रात्रि के इस समय जो है जैसे मैंने कहा विवाह इस समय रात्रि के समय होते हैं, लोग पार्टीज रात्रि के समय ऑर्गेनाइज करते हैं, इवन जैसे रात्रि के समय में ही संभोग किया जाता है। तो ये सब टाइम्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। उसके बाद आ जाता है अगला योग। अगला जो पड़ रहा है वो अगस्त में पड़ रहा है और वो है 29 अगस्त 2021। तो वो है रात्रि 11:26 पे शुरू होगा और अगले दिन 6:49 यानी 7 बजे के आसपास जो है ये योग जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर यही योग जो है 31 तारीख को बढ़ रहा है। तो 31 तारीख को फिर ये योग रात्रि के 2 बजे जो है ये योग शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ये अगले ही दिन जो है रात को सुबह जो है 9:44 पर जो है ये योग समाप्त हो जाएगा। सुबह के जो 9 बजे के 10 बजे के आसपास। उसके बाद जो अगला योग पड़ रहा है वो आ रहा है सितंबर को, तो वो है 25 सितंबर 2021। तो ये भी आपको जो योग बन रहा है सुबह मतलब रात, ये वाला जो योग है ये सुबह के लिए है। तो 10:30 बजे के बाद ये योग शुरू हो जाएगा और ये योग अगले दिन तक चलता रहेगा। तो यानी अगला दिन तो ये योग का यानी नक्षत्र जो है काफ़ी लंबे होते हैं। तिथि चंद्रमा पूरा जो तिथि है पूरे 1.25 दिन एक तिथि में रहता है और वो चंद्रमा जो है इसमें जो नक्षत्र हैं एक नक्षत्र का भोग एक दिन में चंद्रमा करता है। तो उस दिन जब ये नक्षत्र पड़ रहा होगा तो आपको पूरा रात्रि मतलब सुबह 10:30 बजे से लेकर के अगले दिन की 11:30 बजे तक का जो समय है वो शुभ नहीं है, ज्वालामुखी योग है। तो आप इस टाइम को भी यानी आपका पूरा दिन पूरी रात सही नहीं है, तो आपको थोड़ा उस समय जो है अवॉइड करना होगा। उसके बाद आ जा रहा है 5 दिसंबर 2021। 5 दिसंबर 2021 को जो है सुबह 7:47 पे ये योग शुरू होगा और 5 दिसंबर 2021 के दिन ही रात्रि के समय जो मतलब रात शुरू होती है जब तो 9:28 यानी 9:30 बजे के आसपास जो है अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास जो है ये योग खत्म होगा। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है कि सुबह ये योग खत्म हो रहा है। उसके बाद आ जाता है 2022 की मैं बता, तो 2021 के जो है ये लास्ट आपको पड़ेगा। अब 2022 में जो पहला योग बनेगा वो आपको बनेगा 8 फरवरी 2022। तो 2022 में पहला है वो रात्रि को 9:27 पे ये शुरू होगा और 9 फरवरी को सुबह 8:31 पर यह योग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से यही योग जो है 10 फरवरी को पड़ रहा है 2022 को ठीक है। तब ये 12:30 बजे रात को शुरू होगा और 10 फरवरी को ही सुबह 11:30 बजे खत्म होगा। तो आप लगा सकते हैं टोटल कुल मिलाकर के 12 घंटे का ये है। अगर आप देख रहे हैं जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख को है फिर 9 तारीख को है, तो यहाँ पे नक्षत्र बहुत ज़्यादा फेवर कर जाते हैं, तो नक्षत्रों की वजह से ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जो 2022 में
अप्रैल तक का जो लास्ट वाला जो ज्वालामुखी योग है वो पड़ रहा है आपका 7 मार्च को 2022। ये जो शुरू होगा 3:51 रात्रि के समय, और ये ही योग रात्रि के समय ही यानी अगले दिन सेम दिन जो है अगले दिन जो सुबह का जो समय होगा उस समय 10:33 पर यह योग जो है समाप्त हो जाएगा। तो सुबह जितने भी अगर आप देख रहे हैं तो मोस्टली सारे योग जो है सुबह समाप्त हो जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जो आपको सुबह में पड़ रहे हैं, और बाकी के जो जितने योग पर हैं पूरे साल में ये रात के समय में ही हो रहे हैं। तो रात के समय जो चीज़ मैंने अभी तक आपको समझाई है उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है कि आखिर आप इस योग अगर ये पड़ जाता है तो इस योग में आपको किस प्रकार से क्या उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में वैसे अगर देखा जाए तो कहा गया है कि जितने चाहे दुष्ट हो योग हो अशुभ योग हो, अगर उन योगों के समय कोई शुभ योग का भी साथ ही साथ निर्माण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को जो है वो शुभ योग शांत कर देते हैं, यानी कि जो खराब वाला योग है उसको मिटा देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब अगर ज्वालामुखी योग बन जाता है तो उसका परिहार कैसे किया जाए, और अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत जरूरी है तो ऐसा नहीं है कि इसका परिहार नहीं हो सकता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुछ दुष्ट योग या अशुभ योगों का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय कुछ शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा होता है। यानी मान लीजिए जैसे आपने कहीं पर सोचा है कि हम जैसे ये वाला योग है 25 तारीख को जो योग पड़ रहा है वो 10:30 बजे के बाद जो है आपका ज्वालामुखी योग शुरू होगा, और आपने प्लान बना के रखा हुआ है कि आज हम बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ज्वालामुखी योग मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, घर के लिए कोई भी अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो ना जाएं। लेकिन उसी समय पे जैसे मान लीजिए अभिजीत नक्षत्र आ जाता है तो वो अभिजीत नक्षत्र शुभ योग होता है, या उसी के समय कोई गुलिक काल का एक योग बन जाता है वो आप देख सकती हैं, या उस समय और अन्य शुभ योगों का अगर कोई निर्माण हो जाता है, या उस समय कोई ऐसा समय आ जाता है, या कोई ऐसा तीज त्योहार अगर पड़ जाता है जो उसकी शुरुआत हो रही हो, तो ये जो अशुभ योग हैं ये योग कहीं ना कहीं इस अशुभ योगों को शांत कर देते हैं और शुभ योग का प्रभाव उसके ऊपर बन जाता है। और फिर अगर आप कोई काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है इस काम को कर सकते हैं। तो ये वाले शुभ योग आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं, और इन शुभ योगों में बनने के कारण जितने भी दुष्ट योगों का जो निर्माण हो रहा होता है तो इस पे इसका जो है परिहार हो जाता है। इवन शास्त्रों में ये तक कहा गया है, अगर आप ज्योतिष ग्रंथ अगर आपने पढ़ा है तो ज्योतिष ग्रंथ मारतंत्र में ये बताया गया है कि दुष्ट योग के समय अगर अन्य कोई सिद्ध योग का निर्माण चल रहा है, सिद्ध योग भी कैसे बनता है वो आप उसमें देख सकते हैं, मैं आप वीडियोज़ में बताऊंगी तो आप नोट कर सकते हैं। तो पंचांग में सिद्ध योग के बारे में पता चल जाता है, अमृत योग या अमृत सिद्ध योग, इस प्रकार के कोई योग का निर्माण हो रहा है उसी के दौरान, तो आप जो है इस सुयोग में वो वाला काम कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी विजय ही होगी, और जो अशुभ योग का जो निर्माण होता है वो अशुभ योग शांत हो जाएगा और शुभ योग उसके ऊपर हावी हो जाएगा, तो आप वो शुभ काम कर सकते हैं। दूसरा, महर्षि वशिष्ठ के कथन के अनुसार भी ये बताया गया है कि अगर सामान्यतः अगर कोई दुष्ट योग का निर्माण हो रहा है तो वो जरूर आपको वो उस समय को उस दिन को वो खराब कर देता है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे अगर उस समय कोई अच्छा योग का निर्माण हो रहा है तब वह योग उसके ऊपर बली हो जाता है। और ख़ास समय अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये योग जो पढ़ रहे हैं ये रात्रि के समय पढ़ रहे हैं, तो रात्रि समय इसके समय जो है लोग बहुत सारे जो हैं इस तरह की शॉपिंग करना ये सारे काम जो है रात्रि के समय नहीं करते हैं, तो इसलिए ये योग उतने अधिक बली नहीं होते हैं और ना ही इतने अधिक बलिक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी योगों का फल तो मिलता ही मिलता है। तो उस समय भी जैसे मैंने कहा कि अगर संतति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तब अगर उस समय कोई अच्छा योग चल रहा हो, शुभ योग चल रहा हो, तो आप इसका जो है आपका परिहार हो जाएगा। हाँ, इसके लाभ भी मिलते हैं। अगर ज्वालामुखी योग में अगर आप देखेंगे तो सारे काम ही अशुभ योग में मतलब इस योग में जरूरी नहीं है कि शुभ काम नहीं बनते तो बाकी काम भी नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है। यानी आप बुरे फलों के कारण जिन योगों को अगर आप त्याग देते हैं
अहितकर बताया जाता है। तो उसी प्रकार से इस योग में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं जरूर होती हैं कि जहां पर आप शुभ योग के लिए इस काम को, इस समय को त्याग देते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रकार का कोई गलत काम करना चाहते हैं, गलत जैसे मैंने कहा तांत्रिक काम या कोई सकारात्मक काम, किसी को पीड़ा पहुंचाना, तो इस प्रकार का अगर आप कोई नकारात्मक कोई विद्या या तंत्र विद्या साधना वगैरह करना, या फिर आप किसी प्रकार के किसी मंत्र की सिद्धि करना है, इस प्रकार का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। अभी जैसे मान लीजिए किसी से, जैसे मैंने कहा कि अपने युद्ध करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि आप किसी को डराने धमकाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस योग में जाइए। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये आप अपने विरोधी को डराने के लिए गए हैं जिससे आप परेशान हैं, तो यहाँ पर ये योग आपको हेल्प करेगा। और जो आपका विरोधी है, जो दबंग बन के बैठा है, वो जो है उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और फिर वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। अगर उसकी प्रवृत्ति खराब है, अगर आप शत्रु को भी अगर आप इस तरह से कोई क्या कहते हैं, जिस शत्रु को भी डराने के लिए अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस ज्वालामुखी योग को इन कार्यों के लिए शुभ माना गया है, तो आप इस कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है बहुत ही दादागिरी वगैरह कर दें, कि जहाँ पर ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है, अगर आप किसी का चाहते हुए, अगर किसी ने कुछ नहीं किया है और आप फालतू में उसको डराते धमकाते हैं या उसको परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में उसका जो परिणाम है वो फिर आपको आगे भुगतना ही पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने ज्वालामुखी योग से संबंधित जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।